फिजिक्स के इस अनोखे एक्सप्लेनर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी या धारा विद्युत के इस पूरे चैप्टर को पूरी तरह से डिकोड किया जाएगा। अगर ये चैप्टर कभी भी थोड़ा उलझा हुआ या मुश्किल लगा होना तो अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है। आज के इस लॉजिकल और आसान विश्लेषण के बाद सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को कवर करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, फिर ओम का नियम, उसके बाद रेजिस्टेंस और उसके कॉम्बिनेशंस, किरचॉफ के नियम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर, और आखिर में एक जबरदस्त एग्जाम मास्टर क्लास। शुरुआत होती है इस चैप्टर के सबसे पहले और बुनियादी ब्लॉक से, इलेक्ट्रिक करंट। अब जरा सोचिए, आखिर ये करंट है क्या? इसे पानी के पाइप की तरह इमेजिन किया जा सकता है। जैसे पाइप के अंदर पानी लगातार बहता है, बिल्कुल वैसे ही एक कंडक्टर के अंदर चार्ज के बहने को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। और यहीं आता है कमाल का कॉन्सेप्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग। बैटरी के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन्स जिस एवरेज स्पीड से आगे खिसकते हैं उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। सच बताया जाए तो ये स्पीड एक घोंगे यानी स्नेल की चाल से भी धीमी होती है, लेकिन फिर भी स्विच दबाते ही बल्ब तुरंत जल जाता है। यही तो फिजिक्स का असली जादू है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है कि इस बहाव को मापा कैसे जाए। इसका एक बड़ा ही सीधा सा फॉर्मूला है, I = Q/T। बस यहाँ I करंट है, Q चार्ज है और T समय है। अगर इसे बिल्कुल आसान शब्दों में कहा जाए ना, तो एक सेकंड में किसी पॉइंट से जितना चार्ज निकल गया वही हमारा करंट है। अब चलिए इस थ्योरी को सीधे एग्जाम के नजरिए से अप्लाई करके देखते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए बस ये 3 सिंपल स्टेप्स याद रखने चाहिए। स्टेप 1, सवाल में दिए गए चार्ज Q और टाइम T को पहचानना। स्टेप 2, अपना वही बेसिक फॉर्मूला I = Q/T लागू करना। और आखिर में स्टेप 3, कैलकुलेशन पूरी करना। और हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है कि फाइनल आंसर हमेशा एम्पियर यानी एम्पियर्स में ही आएगा। है ना कितना आसान? तो अब करंट की इस बेसिक डेफिनेशन से आगे बढ़ते हैं और उन मैक्रो नियमों को देखते हैं जो इस बहाव को कंट्रोल करते हैं। हमारा दूसरा सेक्शन है ओम का नियम यानी ओम्स लॉ। कभी सोचा है कि अगर सर्किट में अचानक वोल्टेज बढ़ा दिया जाए तो करंट का क्या होगा? ओम का नियम यही समझाता है। अगर तापमान और भौतिक स्थितियां स्थिर रहें तो वोल्टेज हमेशा करंट के सीधे समानुपाती होता है। मैथमेटिकली कहें तो V = IR। यहाँ V वोल्टेज है, I करंट है और R एक नया मेहमान है जिसे रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहा जाता है। और ये डेटा बड़ी शानदार तरह से दिखाता है कि ओम का नियम असल में कैसे काम करता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि जैसे जैसे वोल्टेज यानी V बढ़ रहा है, करंट यानी I भी बिल्कुल उसी अनुपात में बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ R कांस्टेंट है। एग्जाम में ये VI ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा या स्ट्रेट लाइन बनानी होती है और ये इसी बात का पक्का सबूत है। चलिए, अभी R यानी रेजिस्टेंस का जिक्र हुआ था, तो अपना तीसरा टॉपिक यही है, प्रतिरोध और उसके संयोजन। देखिए, रेजिस्टेंस असल में करंट के रास्ते का एक स्पीड ब्रेकर है और ये रुकावट मुख्य रूप से 4 चीजों पर निर्भर करती है: तार की लंबाई, उसकी मोटाई, तापमान और सबसे जरूरी, वो किस मटेरियल का बना है। यहीं से रेजिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध का कॉन्सेप्ट आता है, जो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की अंदरूनी खासियत होती है, उसके आकार की नहीं। तो जब इन रुकावटों को सर्किट में जोड़ा जाता है तो मुख्य रूप से 2 तरीके होते हैं। एक है सीरीज और दूसरा पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट के चलने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, इसलिए करंट समान रहता है लेकिन वोल्टेज बढ़ जाता है। वहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन में ठीक इसका उल्टा होता है, वोल्टेज एकदम समान रहता है और करंट अलग अलग रास्तों में डिवाइड हो जाता है। और एक बात, इन दोनों के फॉर्मूले डिराइव करना एग्जाम्स का एक ऑल टाइम फेवरेट हिस्सा है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है। ये सब तो ठीक है, पर तब क्या होगा जब सर्किट इतना उलझ जाए कि बेचारा ओहम का नियम वहां काम ही ना चल पाए? मतलब जब एक ही सर्किट में ढेर सारी बैटरियां और करंट के गुजरने के बीसियों रास्ते हों, तब क्या किया जाएगा? यहीं से हमारा अगला टॉपिक पिक्चर में आता है। जब सर्किट्स हद से ज्यादा जटिल हो जाते हैं तब आते हैं असली ट्रैफिक कंट्रोलर्स, किरचॉफ के नियम। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि किरचॉफ की ये दोनों नियम दरअसल बहुत ही बुनियादी संरक्षण सिद्धांतों पर टिके हैं। पहला है जंक्शन रूल, जो चार्ज के संरक्षण पर आधारित है।
मतलब सीधी सी बात है, जितना करंट आएगा उतना ही वहां से जाएगा भी। और दूसरा है लूप रूल, जो ऊर्जा के संरक्षण पर टिका है, जिसके मुताबिक किसी भी बंद लूप में कुल वोल्टेज ड्रॉप हमेशा शून्य ही होता है। किरचॉफ के न्यूमेरिकल्स अक्सर बहुत भारी भरकम लगते हैं, लेकिन इस फ्रेमवर्क से सब कुछ लॉजिकली सॉल्व हो जाता है। स्टेप 1, सर्किट में सभी जंक्शंस और बंद लूप्स को ध्यान से आइडेंटिफाई कर लेना। स्टेप 2, करंट किस रास्ते से जाएगा ये निकालने के लिए जंक्शन रूल लगाना। और स्टेप 3, वोल्टेज ड्रॉप्स के लिए लूप रूल की इक्वेशंस लिख डालना। इन इक्वेशंस को शांत दिमाग से सेट करने पर सबसे मुश्किल सर्किट भी एकदम आसानी से हल हो जाते हैं। तो सर्किट में करंट के बहाव को समझने के बाद अब आते हैं इसके असल कमाल पर। ये सिस्टम्स दरअसल कितना काम करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर। देखिए, जब भी करंट किसी रेजिस्टेंस से गुजरता है तो ऊर्जा खर्च होती है। वही ऊर्जा या तो गर्मी में बदलती है या फिर रोशनी में, जैसे किसी बल्ब का चमकना। और इस पावर को निकालने के ये 3 जादुई फॉर्मूले बहुत काम आते हैं। P = VI, P = I²R और P = V²/R। असल दुनिया और एग्जाम्स दोनों जगह इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। सवाल में दिए गए डेटा के हिसाब से बस इनमें से सही फॉर्मूला चुनना है और फिर मार्क्स पक्के। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। अब समय है एक खास एग्जाम मास्टर क्लास का, जहां इस पूरी थ्योरी को एक प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर्मेट में ढाला जाएगा। फिजिक्स के पेपर में डेरिवेशंस बहुत अहम होते हैं। ये 4 स्टेप्स का टेम्पलेट हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। स्टेप 1, सारे वेरिएबल्स को शुरुआत में ही स्पष्ट रूप से परिभाषित करना। स्टेप 2, बेसिक फिजिक्स इक्वेशंस सेट करना। स्टेप 3, जो वैल्यूज मालूम हैं उन्हें एक सिस्टमैटिक तरीके से सब्स्टिट्यूट करना। और आखिर में स्टेप 4, फाइनल फॉर्मूला तक पहुंचना। इस व्यवस्थित तरीके से लिखने पर एग्जामिनर को कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी तुरंत दिख जाती है। और आज के इस पूरे एक्सप्लेनर की ये रही मास्टर चीट शीट। इसमें आज कवर किए गए सारे की कॉन्सेप्ट्स, उनके फॉर्मूले और एसआई यूनिट्स एक ही जगह पर दिए गए हैं। फाइनल रिवीजन के वक्त ये सबसे बड़ा हथियार साबित होती है, क्योंकि इसमें पूरे चैप्टर का निचोड़ समेटा हुआ है। इसका एक दिमागी स्नैपशॉट जरूर ले लेना चाहिए। तो हमने देखा कि किस तरह चार्ज का एक अदृश्य बहाव इस पूरी दुनिया को चला रहा है। जरा सोचिए, अगर इन बुनियादी नियमों को समझने भर से इंसानियत विशाल शहरों को रोशन कर सकती है और ग्लोबल नेटवर्क्स को पावर दे सकती है, तो आने वाली पीढ़ियां किन नई अदृश्य ताकतों की खोज करेंगी। विज्ञान में खोज का यह सिलसिला तो हमेशा चलता ही रहेगा। इस जबरदस्त एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।